वक्त राजधानी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर मेरी मौजूदगी है। हजारों की तादाद में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। तो दूसरी तरफ तमाम लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जिन्होंने प्रचंड जीत राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दिलाई है। इसी वजह से पीछे दूर तलक लगातार नारे लग रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। लेकिन सुधांशु जी, यहाँ पर आपके पास आते हुए ये सच बात है कि ये प्रचंड जीत है, बड़ी जीत है, लेकिन क्या अभी से इसको 2024 की बड़ी पिक्चर बनाना और बताना, क्योंकि 2018 में भी हमने देखा था ऐसे ही रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद 2019 में क्या होता है, तो फिर अभी से आपको लग रहा है कि 2024 का एजेंडा आज की इन तस्वीरों ने सेट कर दिया है? देखिए चित्रा जी, हम लोग हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ते हैं। आपको याद हो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हम उतनी गंभीरता से लड़े थे, दिल्ली नगर निगम भी उतनी गंभीरता से लड़े, ये चुनाव भी उसी गंभीरता से लड़े। हम किसी को सेमीफाइनल और फाइनल नहीं मानते, हर चुनाव को फाइनल मानते हैं। परंतु यह भी बात सत्य है कि कुछ ना कुछ एक संकेत तो दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये चुनावों में कांग्रेस ने भी तमाम चीजों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास किया। पहली बार ऐसा हुआ कि जाति का विषय जो क्षेत्रीय दल उठाते थे, एक राष्ट्रीय दल उठा रहा था। बहुत सारी चीजें हुई। इससे यह संकेत साफ है कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों की जनता का विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। आपने 2018 का, सही बात है, मान लीजिए उनके लिए उनके भाग्य से छीका फूट गया था, किसी कारणवश कुछ परिस्थितियां थी। 2013 में हम ये तीनों राज्य जीते थे और 2014 में हमने रिकॉर्ड बनाया और 2019 में हम उससे ज्यादा सीटें लेके आए। तो यह संकेत लगता है, हम आशा करते हैं कि 2024 में हम 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगे। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, एक उदाहरण के लिए देखिए, मध्य प्रदेश में हमारा मत प्रतिशत 2018 में ज्यादा था। राजस्थान में हमें 1 लाख कुछ हजार वोट कम मिले थे और 50,000 बूथ है, यानी एक बूथ पे केवल 3 वोट का अंतर था। इस कारण से हम हारे थे। इसलिए हमारी वो जो हार थी वो हार जीत थी जो राजनीति में चलती है। जो कांग्रेस की हार है वो निर्णायक, प्रभावी और भीषण हार है। इसलिए मुझे लगता है दोनों स्थितियों की तुलना नहीं की जा सकती। मतलब अपने अपने तरीके से हर हार का विश्लेषण होगा। जीत का हार जो बीजेपी आज पहनने जा रही है और दूसरी तरफ वो हार कांग्रेस पार्टी का सामना जिसको करना पड़ा है। अब मैं आ जाती हूं उन तमाम मुद्दों पर जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी थी, लेकिन संजय कुमार जी, उसमें बुरी तरह से जबरदस्त हार का सामना उसको करना पड़ा। जातिगत जनगणना और ओबीसी का मुद्दा, जिसको 2024 के लिए ट्रम्प कार्ड मानकर इंडिया गठबंधन चल रहा था कि भाई जातिगत जनगणना और ओबीसी वाला मुद्दा जो है वो मोदी के हार दिला देगा। लेकिन तीनों राज्यों की पिक्चर ने ये साफ कर दिया कि नहीं चलेगा ये जाति पाति भेदभाव। इसको लेकर आप कितने भी आइए, लेकिन अगर आप कामकाज करेंगे, लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, अगर लोगों के लिए सीधे जुड़ी हुई योजनाएं होंगी, तभी उसका फायदा मिलेगा। और यही चीजें आज के रिजल्ट में दिखाई दे रही हैं। जाति का कार्ड नहीं चला संजय कुमार जी। मैं इस बात का जिक्र पहले भी कर रहा था, अगर मान लीजिए कांग्रेस तीनों राज्यों में चुनाव जीत भी जाती, तब भी मैं ये कहता कि ये कार्ड नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आप जनता से बात करें तो आम पब्लिक इसका समर्थन तो करती है, कहती है हाँ जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जनगणना होनी चाहिए इस बात का या इस बात के समर्थन का उनके वोट देने के निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि अगर जनगणना हो गई तो उन्हें लगता अच्छी बात है, गिनती हो जाएगी, लेकिन उससे क्या फायदा होगा, इस बात को कांग्रेस या कन्वे नहीं कर पाई वोटरों के बीच में। तो ये एक तरह से वोटरों के बीच में कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं था। और अब तो कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हो रही है, ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि इस मुद्दे पर लोगों ने वोट बिल्कुल ही नहीं दिया। बिल्कुल। तो क्या ये विनोद अग्निहोत्री जी माना जा सकता है कि जिसको ट्रम्प कार्ड और मास्टर स्ट्रोक बताने में लगातार इंडिया अलायंस लगा हुआ था कि बस जाति गणना करवाइए और उससे जीत हमारी पक्की है, ओबीसी के मुद्दे को उठाइए, हम तो जीत जाएंगे और मोदी हार जाएंगे। अब तीनों राज्यों में जो बुरी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, फिर अब उसको आगे के लिए मुद्दे भी सोचने होंगे कि नरेंद्र मोदी आपके सामने हैं, उनसे लड़ने के लिए आपके पास कौन से ठोस मुद्दे होने चाहिए जिससे आपको जीत मिले। चित्रा जी, मेरी राय थोड़ी इससे अलग है, मुख्तलिफ है। मंडल आयोग बीपी सिंह लाए थे 89 में और 91 का चुनाव जनता दल बुरी तरह हार गया था, लेकिन मंडल मुद्दा तो फेल नहीं हुआ ना। ये मुद्दा अभी तुरंत आया है, नीचे तक पहुंचाने में समय लगता है। और ये संजय जी ने सही कहा कि आप कन्वे कैसे करते हैं किसी मुद्दे को ग्राउंड तक। और कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी मंडलवादी पार्टी कभी नहीं रही है,
उसकी रैंक एंड फाइल डिस्टर्ब है इस इशू को लेकर के। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, खरगे जी उठा रहे हैं, लेकिन नीचे का जो कैडर है वो उससे सहमत नहीं है। वो इस बात को नीचे तक ले ही नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो जो जिस तरह की राजनीति करता रहा है उसमें ये चीज फिट नहीं होती है। अब ये कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि इस मुद्दे को कैसे नीचे तक ले जाए, अगर उसको 2024 में इसको कारगर बनाना है तो। राम मंदिर का मुद्दा 1988 में लिया था बीजेपी ने अपने एजेंडे में, लेकिन बहुमत नहीं मिला उसको 1991 में, बहुमत मिला 2014 में। तो मुद्दे जैसे जैसे अब नीचे ले जाते हैं लोगों तक, तब उनका असर दिखाई पड़ता है। 2 महीने पहले कोई मुद्दा लेके आए और अब चाहें कि लोग एकदम एक झोली भर के वोट दे दें, तो वो वोट ठीक है, अच्छी बात है, ठीक बात है, वोट वो दूसरे मुद्दों पर देंगे। और ये एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे में जो सबसे बड़ी समस्या है विपक्ष के सामने, कि चूंकि मोदी जी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो लीडरशिप देश के ओबीसी वर्ग की उनके हाथ में है। ऐसे में क्या ये मुद्दा उनके खिलाफ उस तरह कारगर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये एक प्रश्न है। और इसकी खोज जो है इंडिया गठबंधन को करनी है, अगर उसको वाकई करना है, इस मुद्दे को कारगर बनाना है तो। क्योंकि वीपी सिंह नहीं इसका फायदा उठाता है, लालू और मुलायम ने उठाया। क्योंकि इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस तरह की खींचतान देखने को मिली, क्या उससे 2024 की आगे की जो रणनीति है वो प्रभावित नहीं होगी? रशीद किदवई जी, आपके पास आते हुए, एक तरफ नरेंद्र मोदी का बड़ा कद, दूसरी तरफ उनके पास हिंदुत्व है, नव राष्ट्रवाद जिसको लेकर लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, और वो तमाम गरीबों के लिए की गई वो योजनाएं जो सीधे जनता तक पहुंच रही हैं, चाहे उनके खाते में पैसे डालना हो, चाहे उनको मुफ्त का राशन हो, या फिर घर के लिए 2.5 लाख रुपए देने की योजना हो, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजना जिसको जमीन तक, धरातल तक पहुंचा पाने में मोदी सरकार कामयाब हुई है। अब अगर ये 3 मुद्दे उसके पास हैं और इसकी काट कांग्रेस पार्टी किसी और तरीके से लेकर आती है, तो फिर उसी तरह का रिजल्ट निकलेगा जैसा कि आज हमने देखा है। इससे लड़ने के लिए क्या कांग्रेस को अब नए सिरे से नई रणनीति बनानी होगी, तभी 2024 के लिए कुछ सपने वो गढ़ पाएगी? जी चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, समस्या कांग्रेस और पूरे जो इंडिया अलायंस है उसके साथ यही है कि वो नरेंद्र मोदी जी का नाम ले तो उसको नुकसान होता है, नाम ना ले तो कहने को कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा चुनाव जो था नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द चुनाव हुआ, राज्यों का चुनाव था। तो ये बड़ी कांग्रेस के लिए दुविधा है। देखिए, 3 राज्यों में अलग अलग तरीके की रणनीति थी, अलग अलग किस्म का नेतृत्व था, लेकिन जैसा वो एक उर्दू का शेर है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। जी, अपनी बात को आप पूरी करें, आपकी बात बीच में तो मैं कांग्रेस की जगह सबसे बड़ी जो इंडिया अलायंस की समस्या ये आ रही है कि कोई कारगर रणनीति नहीं बना रहे हैं। उन्होंने देखिए एक धर्म के नाम पे एक रिलीजियस आउटरीच प्रोग्राम किया, कमलनाथ जी ने अपने आप को एक हिंदू के रूप में प्रस्तुत किया, हनुमान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, बुरे तरीके से हार हुई। तो इस तरह का भूपेश बघेल ने सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर तीखे हमले किए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने बड़ी लुभावनी मतलब तमाम योजनाएं लेके आए, उसका काम नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा एक कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है उसमें अभी आत्मविश्वास की कमी है। अगर कोई जीत हो जाती, देखिए चित्रा, आज के रिजल्ट से जो तेलंगाना में जीत हुई वो भी फीकी नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मंत्र है, और अंदर अब देखिएगा अंतर कलह जो है बढ़ेगा जो इंडिया अलायंस के भीतर। बिल्कुल अंतर कलह बढ़ेगा इंडिया अलायंस के भीतर, और आज ही से चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो या दूसरी तमाम पार्टियां हैं, उन्होंने शरद पवार की ओर से बयान दिया गया है कि हमें बिल्कुल इस तरह के आंकड़े की उम्मीद नहीं थी। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी यहां पर इंडिया अलायंस को लेकर अब सीधे सवाल खड़े करने शुरू कर हैं। ऐसे में यकीनन 2024 के चुनाव में ज्यादा दिन बाकी नहीं है, तकरीबन 180 दिनों के आसपास उसके बाद पहले फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी लोकसभा के लिए। क्या 180 दिनों में इंडिया अलायंस कुछ ऐसा कमाल कर जाएगा जिसके बलबूते वो नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए? फिलहाल के लिए रास्ता बहुत कठिन नजर आता है। सुधांशु जी, अब आप लोगों के लिए तो राह आसान हो गई। पहले ही आप लोगों की ओर से एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जिसको लेकर आप लोग अलग अलग तरह के शब्द गढ़ते हैं, लेकिन ये बात भी सच है जो अभी इसी बहस में उठी है कि ये ओबीसी वाला मुद्दा हो या फिर जाति गणना वाला मुद्दा हो, अभी इसको सही तरीके से पहुंचा पाने में कामयाबी नहीं मिली है। अगर ये काम कर गया तो फिर तो मुश्किल हो सकती है ना आप लोगों के लिए, सुधांशु जी? देखिए, एक तरफ हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक जांचा परखा खरा तपा तपाया आजमाया चेहरा है, और दूसरी तरफ विपक्ष के सामने पहचान कौन वाली स्थिति है, यानी पता ही नहीं है कि कौन है। हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग का एक ऐसा नेता है जो नैसर्गिक नेतृत्व के साथ आया है, किसी आकस्मिक नेतृत्व से नहीं कि देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया परिस्थितिवश। और यहां एक और बात भी कहना चाहूंगा, देखिए राजस्थान के पिछले चुनाव में याद करिए, लोग शायद भूल जाते हैं,
2018 के राजस्थान चुनाव में ही पुष्कर में जाकर राहुल गांधी जी ने अपनी जाति और गोत्र बताया था कि दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण है। आज सीपी जोशी जी जो स्पीकर हैं वो चुनाव हारे, नाथ द्वारा का 2018 का जाके वीडियो चेक कर दीजिएगा, जिसमें वो मोदी जी, उमा भारती जी और हमारे पिछड़ी जाति के नेताओं के बारे में ऐसी भाषा बोल रहे थे कि अरे इनको धर्म के बारे में क्या पता हो, तो सिर्फ मैं ब्राह्मण हूं मुझे पता होता है। आपका स्टैंड ये था और 5 साल में एकदम कलावाटी मार के आप दूसरा स्टैंड लेंगे और सोचेंगे कि जनता आपके बात पे भरोसा कर लेगी, पिछड़ा वर्ग भरोसा कर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हमने आज मोदी जी को आगे बढ़ाया है तो मध्य प्रदेश में हमारे तीनों चीफ मिनिस्टर पिछड़े हुए, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी। अभी विनोद अग्निहोत्री जी उल्लेख कर रहे थे 1991 में, तो मैं वहां पे हमें मौका मिला, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी सीएम बने। मगर मैं ये भी कह दूं, देखिए हम इंडिया आज तक पे बैठे, इंडिया टुडे का मुझे सर्वे याद है, प्री पोल सर्वे में बीजेपी को 91 में 200 सीटें दिखाई जा रही थी। अगर राजीव गांधी जी की हत्या नहीं हो गई होती तो हम 120 की बजाय 200 के आसपास होते, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस जमाने में होते। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि साहब ये वाला मामला चला था जाति वाला। और अंत में सिर्फ एक और बात कह दूं, ये जब मंडल और जिस जमाने की हम बात करते हैं तब हमारा साक्षरता दर 40% से कम था और उस जमाने में ये भड़का लेना आसान था कि इसका साथ नहीं देते, उसके साथ नहीं देते। आज पढ़ी लिखी जनता हो गई, सबने देख लिया कि जिन्होंने जातिवाद का चूरन दिया उन्होंने परिवार को ही सारी संपत्ति अर्पित कर ली। अब ये बताइए, आज की डेट में ईमानदारी से कहें, कौन कह सकता मैं एक जाति का नेता हूं? लालू प्रसाद यादव जी अपनी जाति के नेता केवल अपने राज्य में हैं, तो अखिलेश जी अपनी जाति के नेता अपने राज्य में हैं। और जब देने की बात आती तो अपनी जाति का भी कोई योग्य व्यक्ति नजर नहीं आता है। तो अब पढ़ी लिखी जनता है, साक्षरता दर 80% से ऊपर है, तो मुझे लगता है ये काट की ऐसी हांडी है जिसका अब चढ़ने की कोई संभावना नहीं है। और एक और बात कह दूं, जैसे वीपी सिंह जी को यह मुगालता हुआ था कि मंडल की जातियां मुझे मसीहा बना के पूजेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वैसे ये जो पिछड़ों के सवर्ण हैं, यानी ये जो सोच रहे हैं पिछड़ों के जागीरदार और सरमाएदार, अब पिछड़ों की जो अन्य छोटी जातियां हैं उनमें भी जागरूकता आ रही है। मुझे लगता है इनका भी हश्र कहीं वैसा ही ना हो जैसा वीपी सिंह का हुआ था। ठीक है आसिम बकार साहब, ये इन्होंने कहा कि काट की हांडी अब बार बार नहीं चढ़ेगी, तो संकेत उसी ओर हैं क्या आज के नतीजे? नहीं देखिए मैं समझता हूं इसके ऊपर बहुत गंभीरता से मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत में यह आखिरी चुनाव है या इसके बाद अब चुनाव नहीं होंगे। अभी 2024 में फिर चुनाव लोकसभा का आ रहा है। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बोल दूं, मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के एक पार्टनर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने सिर्फ कांग्रेस से 5 सीटें मांगी थी, सिर्फ 5, 230 में से 5। गुरूर और घमंड और अहंकार का हालत यह थी कि कमलनाथ एक कैमरे पर बोल रहे हैं, अरे छोड़ो अखिलेश पखलेश। ये गुरूर था। 5 सीटें दे दी होती आपने, आप 230 की सब नहीं जीत रहे थे। मैंने अभी आपसे कहा था नरेंद्र मोदी डांगरियार लगत आछे आरो नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्वत भारतत तृतीयबाৰৰ বাবে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব, তাক আজিৰ ফলাফলে পুনৰ এবাৰ প্ৰতীয়মান কৰিলে। মই আটাইকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। মই সেই শব্দবিলাক প্ৰয়োগ নকৰোঁ। मोर एटाई कथा एबिलाक सांबादिकर भाषा एबिलाक भाषा मैं नकरूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से पहले भी कह दिया गया कि मोदी मतलब जीत की गारंटी, और अब अभी वो कह रहे हैं कि तीसरी बार भी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और जनता को धन्यवाद देते हुए अपनी भाषा में वो यहाँ पर नजर आ रहे थे। दोबारा से आपको सुनाएंगे, अगर वो हिंदी बोलते हैं तो आपको बीच में रोकना पड़ा था। वकार साहब अपनी बात पूरी करें। और एक सवाल और, देखिए आप कांग्रेस पार्टी पर कितना भी निशाना साधें, लेकिन तेलंगाना में उसकी जीत ने इस बात को तो साबित कर दिया ना कि मुस्लिम वोटों की जो कोशिश आप लोगों की ओर से की जाती है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ही पुरोधा हैं उसके। वहां पर तो कांग्रेस ने बाजी मार ले गई और फिर आप लोगों को बात खानी पड़ी है तेलंगाना में। नहीं, आप पहले तो ये बंद कर दीजिए कहना कि सिर्फ हम कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। मैदान में जितने लोग हैं वो सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। ये वोट का मैदान जंग था, ये चुनाव का मैदान जंग था। हम भी चुनाव मैदान में थे, कांग्रेस हमारे खिलाफ थी, बीजेपी भी हमारे खिलाफ थी। जो हमें गाली बकेगा, हमें बुरा कहेगा, हमारे खिलाफ वो हमसे कहेंगे, मेरा अधिकार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ गए हैं, थोड़ी सी तस्वीर दिखाइए, थोड़ी सी तस्वीर, थोड़ा किनारे हो जाइए।
थोड़े किनारे हो जाइए। यहाँ पर आपको बताते चले एक एक करके तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जेपी नड्डा साहब आगे बैठे हुए हैं। उन्होंने जाकर अभी मुलाकात की थी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से और ज्योतिरादित्य सिंधिया से, पीठ थपथपाई थी और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनकी ये गाड़ी है जो बीजेपी के दफ्तर में पहुंच रही है। आगे की तरफ जेपी नड्डा जी बैठे हुए हैं, अगर मैं उस तरफ होती तो जरूर उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करती। और अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जाएगा, कुछ देर के बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। आसिम बकार साहब अपनी बात को पूरी कर लीजिए, क्योंकि बार बार आप लोगों की ओर से जो दावा मुस्लिम वोटरों को लेकर किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी को हम सब जानते हैं कि उसकी ओर से कोशिश कवायद जरूर की जा रही है, लेकिन उस तरह से मुस्लिम वोट हासिल नहीं होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी पर ही आप लोगों की नजर रहती है। 2 लाइन में जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। नहीं मैडम, बात उसकी नहीं है। बात मैदान में जो लोग थे, देखिए हिंदी भाषी प्रदेश जहां है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का डायरेक्ट आमना सामना है, वहां कांग्रेस पार्टी फेल हो गई। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो जहां हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, वहां की जनता बीजेपी के खिलाफ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप इस बात, और दूसरी बात, आपने मुसलमान वोटर की बात कही। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट लड़ रहा था, मनशा साहब, हमको मिले हैं 33,853 वोट। 1580 वोट से भारतीय जनता पार्टी से हम हार गए, लेकिन हमें फक्र है मनशा साहब पर, अपने कैंडिडेट पर। कांग्रेस पार्टी वहां जमानत भी नहीं बचा पाई है, सारा का सारा वोट हमको मिला है। भारतीय जनता पार्टी 1580 वोट ज्यादा पाके जीत गई, हम 1580 वोट कम पाके हार गए। तो वहां भी तो आप देखिए क्षेत्र के हिसाब से बात कीजिए। फिर मैंने आपसे कह दिया 2024 का चुनाव आ रहा है, कांग्रेस को बताया जा रहा है कि समय हमें इजाजत नहीं देता है कि वो हमारे साथ आएगी। हमको ठीक है, कांग्रेस को तय करना है कि आगे क्या होगा, लेकिन कांग्रेस किस तरह से तय करेगी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन यहाँ पर मोदी जी को जय श्री राम इस तरह के नारे लग रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, इंतजार किया जा रहा है। अब एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, उसके बाद तमाम बीजेपी के दूसरे नेताओं की मौजूदगी रहेगी। तीनों राज्यों में प्रचंड जीत के साथ ही शानदार जश्न की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जीत की गारंटी मौजूदा दौर में बन चुके हैं, उनकी ओर से संबोधन में क्या कहा जाता है, इस पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। और क्या आज के जरिए 2024 की चुनावी राजनीति को भी, उसके एजेंडे को भी सेट करने का काम बीजेपी की ओर से किया जाएगा। हर एक जानकारी, हर एक खबर आप तक लगातार आज तक पहुंचाता रहेगा